जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, परीक्षा का निचोड़ वाले सवाल, तो सच में आज की क्लास परीक्षा का निचोड़ वाले सवाल ही होने वाले हैं। अगर दोस्तों आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो आज से जितनी भी क्लासेस मैं लगाने वाला हूं, सारी क्लासेस आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत हम जितने भी महत्वपूर्ण वेद और दोस्तों आर्य और दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल बनते हैं, सारे सवाल आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि वेदों में वनस्पति का देवता क्या कहलाता था? सोम कहलाते थे, पूषण कहलाते थे, उषा कहलाते थे, वरुण कहलाते थे। दोस्तों आपको बता दें, वेदों में जो वनस्पति का देवता था वो क्या कहलाते थे? दोस्तों सोम कहलाते थे। तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर हम दोस्तों ऑप्शंस की बात करें, पूषण, दोस्तों आपको बता दें पशुओं का जो देवता था, किसका? पशुओं का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वेदों में पशुओं का देवता क्या कहलाता था, दोस्तों पूषण कहलाता था। उषा, ये दोस्तों प्रगति के देवता हुआ करते थे। किसके? प्रगति के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रगति का देवता किसको कहते हैं, प्रगति का देवता कहते हैं उषा को। और ये सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल है सारे के सारे। और एक ऑप्शन में दे के रखा है वरुण। दोस्तों वरुण कौन थे? वेदों में, दोस्तों आपको बता दें, वेदों में पृथ्वी का निर्माता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी का निर्माता, पृथ्वी का निर्माता, पृथ्वी का निर्माता दोस्तों वेदों में किसको कहा गया था? दोस्तों नोट करके रखिएगा, वरुण को कहा गया था। सवाल एक है लेकिन मैंने आपको यहां से 4 सवाल नोट कराए हैं, चारों सवाल आप नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वेद श्लोकों से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। दोस्तों आपको बता दें श्लोकों से संबंधित वेद कौन सा है, तो नोट करके रखिएगा ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, दोस्तों नोट करके रखिएगा ऋग्वेद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों श्लोकों से संबंधित वेद कौन सा है, तो भी आपका आंसर ऋग्वेद होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं सारे सवालों का। दोस्तों आपके ऑप्शन में यजुर्वेद देके रखा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कविता से संबंधित, कौन से? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कविताओं से संबंधित वेद कौन सा है, तो दोस्तों यजुर्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर सवाल आपसे पूछा जाए आयुर्वेद, कौन सा दोस्तों? आयुर्वेद से संबंधित दोस्तों वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। ये संगीत से संबंधित है। तो ये चारों सवाल आपको नोट करके चलने हैं। सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। एसएससी बार बार ऐसे ही सवाल पूछता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यों के द्वारा किस धातु की खोज की गई थी? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाला सवाल। दोस्तों आर्यों के द्वारा किस धातु की खोज की गई थी? पीतल, तांबा, लोहा, चांदी। आपकी जानकारी के बता दें, आर्यों के द्वारा दोस्तों लोहे की खोज की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको याद करके रखना है। आपको दोस्तों बता दें आर्य दोस्तों कहां से आए थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये दोस्तों अलग अलग दोस्तों लोग हैं, इनके आगमन को दोस्तों अलग अलग तरीके से माना जाता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम कवर करेंगे सारी बातें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदांग की संख्या कितनी है? 200 है, 108 है, 4 है या कि 6 है? क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो आपने कई जगह पढ़ा होगा, वेदांगों की संख्या होती है 6। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अब दोस्तों आपको और क्या याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उपनिषद, दोस्तों उपनिषद कितने हैं? उपनिषद दोस्तों उपनिषद की संख्या कितनी थी? 200। लेकिन उसमें से दोस्तों प्रिंट कितने हुए? उसमें से छपे कितने हैं? 108। लेकिन दोस्तों जानकारी केवल कितने की मिली है? 13 की मिली है। इसको आप याद करके रखिएगा। सवाल आपसे कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है। मैं सारे दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर कवर करते चल रहा हूँ। उपनिषद कितने हैं? 200 थे। लेकिन दोस्तों प्रिंट कितने हुए? 108। जानकारी कितने की मिलती है? तो 13 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे उपनिषदों की संख्या पूछी जाए वर्तमान में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए वेद कितने, तो वेद तो दोस्तों सबको पता होगा, वेद है 4। मैंने आपको अभी बता दिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में दक्षिण में राजा को क्या कहा जाता था। इस सवाल के ऊपर आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें, आपकी परीक्षा में आपको कंफ्यूज करेगा ये सवाल। विराट कहते थे, सम्राट कहते थे, भोज कहते थे, स्वराट कहते थे। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में दक्षिण में राजा को क्या कहते थे, तो नोट करके रखिएगा। दोस्तों एक चार्ट मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। दोस्तों आपको दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही, इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब दोस्तों बात करते हैं किस दिशा में राजा को क्या कहते थे उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों आपको लिखवा दूं, ये पूर्व में क्या कहते थे, सम्राट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर वैदिक काल में पूर्व में राजा को क्या कहा जाता था, सम्राट कहते थे। अब दोस्तों पश्चिम में क्या कहते थे, स्वराट। पश्चिम में क्या कहते थे, स्वराट कहा जाता था इनको, क्या कहते थे, स्वराट। और दोस्तों उत्तर में क्या कहते थे, उत्तर में दोस्तों कहते थे विराट। उत्तर में कहते थे विराट और दक्षिण में कहते थे भोज। क्या कहते थे, भोज। ये 4 सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आपको नंबर दिलाएंगे। उत्तर में क्या कहते हैं, सम्राट। पश्चिम में क्या कहते हैं, स्वराट। उत्तर में क्या कहते हैं, विराट। दक्षिण में भोज। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल में दक्षिण में राजा को क्या कहते हैं, भोज। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट बना लें। 100% सवाल टकराएगा आपको यहाँ से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर भी दोस्तों एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा, उसको भी आप बना लीजिएगा। 100% यहां से सवाल आपकी परीक्षा में एसएससी उठाएगा। दोस्तों गोदावरी नदी की चेनाब नदी, हिल्डन नदी, दशक नदी। आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता में जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों चेनाब नदी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों एक चित्र आपको फिर से बनाना है, ये देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों उत्तर में क्या है, मांडा। आपसे दिशाएं पूछी जा सकती है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। दोस्तों उत्तर में क्या है, मांडा। और मांडा दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, ये दोस्तों चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सी, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दक्षिण में क्या है, दैमाबाद। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, ये दोस्तों दक्षिण में है। और दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगर मान लीजिएगा आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि दैमाबाद दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर की। दोस्तों अब बात करते हैं पूरब की। कौन सी, पूरब की। पूरब में दोस्तों है आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों पूरब में स्थित है। अब दोस्तों पश्चिम में क्या है, सुतकागडोर। क्या है, सुतकागडोर। सुतकागडोर ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसको भी आप नोट करके चलें। दोस्तों उत्तर में क्या है, मांडा। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद। और दोस्तों मांडा किस नदी किनारे स्थित है, चेनाब। दैमाबाद गोदावरी। आलमगीरपुर दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, लिख लीजिएगा दोस्तों, हिल्डन नदी किनारे स्थित है। किसके, ये हिल्डन नदी यहाँ पर लिखी हुई, इसके किनारे स्थित है। और सुतकागडोर दोस्तों जो है दशक नदी के किनारे स्थित है। ये चारों बातें आपको नोट करनी है। सवाल एक है, लेकिन यहाँ से मैंने आपको 8 से 10 सवाल बताए हैं, सारे सवाल आपको नोट करते चलना है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मांडा नदी किनारे क्या, चेनाब नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुत्ते के दफनाने के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, लोथल से, कालीबंगा से, रोपण से, दैमाबाद से। दोस्तों आपको बता दें कुत्ते के जो दफनाने के दोस्तों अवशेष थे वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सवाल है। ये कहां से प्राप्त हुए थे, ये दोस्तों रोपण से प्राप्त हुए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों ऑप्शन में कुछ चीजें आई हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है लोथल, दोस्तों लोथल क्या था, IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, ये दोस्तों लोथल था। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, सबको पता होना चाहिए। दोस्तों कालीबंगा से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। कालीबंगा से दोस्तों किस चीज का दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं, दैमाबाद। दोस्तों दैमाबाद में दोस्तों क्या है, तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। यहाँ से क्या चीज, तांबे का रथ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ था, ये दोस्तों दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। दोस्तों कालीबंगा दोस्तों किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट में छाप दें। अगर आप आज क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जिस किसी भी बच्चे का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है या उसके अलावा कोई सा भी SSC का 1 दिवसीय एग्जाम है, तो इन क्लासेस को आपको मिस नहीं करना। सारी क्लासेस आपको अपनी कॉपी के अंदर 1 लाइनर फैक्ट के रूप में नोट करनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता
सभ्यता में सबसे बड़ा भवन क्या कहलाता था? अन्नागार, कारागार, स्नानागार, ध्यानाग। ये वो सवाल है दोस्तों जो बच्चे के पसीने छुड़ा देता है अगर आपके परीक्षा में आ जाए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा भवन क्या कहलाता था? नोट कर लीजिएगा, ध्यानाग कहलाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर सवाल पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव जी की पूजा करते थे। किसकी? भगवान शिव। इसी को कहते हैं पशुपतिनाथ। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ करते थे? मेसोपोटामिया के साथ करते थे। किसके साथ? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं, चावल, कपास, बाजरा। दोस्तों आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो थी आपका कपास। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों गेहूं और चावल। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये दोस्तों मुख्य भोजन था इनका। मुख्य भोजन ये क्या था? गेहूं और चावल। ये बातें भी आपको नोट करनी है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ करते थे? मेसोपोटामिया के साथ। और इसके अलावा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों किसकी पूजा करते थे? ये भगवान शिव की पूजा करते थे। सबसे पश्चिमी बंदरगाह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया सुतकागडोर आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक सवाल आपसे और बनता है, यहाँ पर एसएससी ने कई बार पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों किसकी खेती की जाती थी? नील की खेती। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी खेती करते थे? नील की खेती करते थे। और ये दोस्तों नील की खेती कहाँ से संबंधित है? आपको याद होगा 1917 का चंपारण सत्याग्रह, आपको याद होना चाहिए सब बातें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदों में किस जानवर की बलि पर मृत्यु दंड था? लगाइएगा स्टार। घोड़ा, कुत्ता, गाय, सिंह। दोस्तों आपको नोट करना है वेदों में किस जानवर की बलि पर मृत्युदंड का प्रावधान था? ये दोस्तों गाय आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप दोस्तों गाय की बलि नहीं दे सकते हैं, ऐसा दोस्तों प्रावधान था वेदों के अंदर। और दोस्तों एक सवाल यूपीएससी ने पूछा है कि वेदों में गाय को क्या कहा गया है? गाय को कहा गया अगन्या। अगन्या, गाय को क्या कहा गया है? गाय को दोस्तों अगन्या कहा गया है वेदों के अंदर। इसको भी आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको याद होगा जो आर्य था, आर्य का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्य का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। इसको भी आप याद करके रखें। और दोस्तों आपको याद होगा वेदों में सबसे श्रेष्ठ बलि किसको कहा गया है? सबसे श्रेष्ठ बलि दोस्तों कौन सी होती थी? दोस्तों आपको याद होगा अश्वमेघ। वेदों में सबसे श्रेष्ठ बलि कौन सी थी? अश्वमेघ। इसको आप नोट कर लें, परीक्षा में अगर सवाल आ गया तो दोस्तों अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाने वाले हैं इस सवाल को लेकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र के बारे में जानते थे? माफ कीजिएगा, नहीं जानते थे। तलवार, भाला, धनुष, चक्र। दोस्तों आपको नोट करके रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों ये धातु कौन सी थी? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। और दोस्तों लोहे जो आर्य थे, आर्यों ने दोस्तों किसकी खोज की थी? आर्यों ने दोस्तों लोहे की खोज की थी। ये दोनों सवाल आपको रिलेट कर याद करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको लिखवाया है, कौन सा है? लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिखे रखा हुआ? मेसोपोटामिया। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे सबसे ज्यादा व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से करते थे। राखी गढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? राखी गढ़ी। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपने अभी तक आंसर नहीं दिया, कालीबंगा। जल्दी से बताएं जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। इसको भी आप थोड़ा याद करके रखें, परीक्षा में कई बार इस सवाल को पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया ये दोस्तों दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। कहां से? दैमाबाद, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने अभी आपको नोट कराया, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कविता का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? जल्दी से बताएं। इस सवाल को शायद मैंने अभी कवर कर लिया है। कविता का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कविता का उल्लेख कौन से वेद से प्राप्त होता है? यजुर्वेद।
यजुर्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और नोट करा देता हूं, इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, इससे संबंधित वेद कौन सा है? इससे संबंधित वेद है आपका अथर्ववेद। और दोस्तों आपको याद होगा कविता से संबंधित यजुर्वेद, संगीत से संबंधित सामवेद, और दोस्तों गायत्री मंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से संबंधित दोस्तों वेद कौन सा? ऋग्वेद। और दोस्तों आपको याद होगा गायत्री मंत्र ये दोस्तों किस देवी को समर्पित है? ये दोस्तों सविता देवी को समर्पित है। किसको? सविता देवी को समर्पित है, सविता देवी को समर्पित है गायत्री मंत्र। और ये सवाल कई बार, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए चलते, और दोस्तों सबसे ज्यादा किस देवता का उल्लेख मिलता है दोस्तों वेदों के अंदर? तो दोस्तों ये भी आप नोट कर ले, इंद्र, भगवान इंद्र का मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार आर्य, दोस्तों आर्य नहीं होगा यहाँ पर, आर्य होगा। क्या होगा? आर्य। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? ये सवाल मैंने आपसे कहा था, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मध्य यूरोप से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, उत्तर भारत से आए थे, खैबर पास से आए थे। दोस्तों आपको बता दें आर्यों का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। आर्य दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार कहाँ से आए थे? मध्य यूरोप से आए थे। और ये सवाल आपके TCS के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों ऑप्शन में देके रखा हुआ आर्कटिक क्षेत्र, तो आपसे पूछ ले जाएगा पंडित बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य यूरोप से आए थे। अब दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि आर्य भारत के किस स्थान पर रुके थे, तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा आर्य जो थे उत्तर भारत में रुके थे आर्य। और एक सवाल और पूछा जाता था कि आप जो आर्य थे वो कौन से दर्रे से आए थे? ये दोस्तों खैबर पास दर्रे से आए थे। कौन से? खैबर पास दर्रे से आए थे। ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों TCS के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर दोस्तों आपसे सिंधु घाटी सभ्यता या दोस्तों आपसे आर्यों से सवाल या वेदों से सवाल बनेगा तो इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सारे सवाल मैंने आपको जितने हो सकते थे सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। लेकिन जो कुछ सवाल जो जनरल सवाल है वो सब तो आपको पता ही होगा, जैसे कि वेदों में युद्ध का देवता कौन था? भगवान इंद्र। वेदों में पानी का देवता कौन था? तब भी भगवान इंद्र। जो दोस्तों जनरल सवाल है वो मैंने आपको नोट नहीं कराए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए वो सारे फैक्ट मैंने आपको नोट करा दिए हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बलि देने की प्रथा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बलि देने की प्रथा दोस्तों कब से शुरू हुई थी? ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब से? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का दोस्तों आप पीरियड भी लिख लीजिएगा, 1000 BC से 1000 BC से 600 BC। ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है, इसको भी आप नोट करके रखें। हो सकता है सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। आपके होमवर्क का सवाल है, आप दोस्तों बताएंगे ऋग्वेद, दोस्तों ऋग्वैदिक काल का दोस्तों टाइम पीरियड क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का कंटेंट, आपको कमेंट कर कर बताना है। अगर दोस्तों आपका एग्जाम है तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब दोस्तों हम धीरे धीरे इन क्लासेस को आगे बढ़ाने वाले हैं और धीरे धीरे दोस्तों स्टैटिक जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सारा पोर्शन डेली की क्लासेस में हम कवर करने वाले हैं। कभी दोस्तों हम करंट अफेयर के सवाल लेंगे, कभी हम स्टैटिक जीके के सवाल लेंगे, कभी हम पॉलिटी के सवाल लेंगे। ऐसे करते करते मैं दोस्तों पूरा कंटेंट आपका निचोड़, जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा है परीक्षा का निचोड़ वाले सवाल, तो दोस्तों निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं। आप एग्जाम में जब आप बैठने वाले हैं तो दोस्तों आप सीधा सीधा आंसर लगाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।